good afternoon, everyone. We were going to discuss about the consolidated balance sheet of the holding and subsidiary companies. लास्ट डे हमने थोड़ी डिस्कस की थी। आज बैलेंस शीट का परफॉर्मा जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है consolidated बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में हमारे पास है दोनों कंपनियों के, आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाने हैं। ये चीज आपके ध्यान में रहे कि शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और ये जो चीजें हैं, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी और एक दूसरी हमारी आती है शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी। ये दो चीजें हमें एलिमिनेट करनी है, खत्म करनी है, और जो बची हुई चीजें हैं वो सारी की सारी हमें जोड़ के दिखानी है। एज लाइक कोई लाइबिलिटीज है, एज लाइक कोई एसेट है, संपत्ति है, वो हमें जोड़ के दिखानी है। यहाँ पे आपके शेयर कैपिटल में दिखा रखा है सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल। हमें जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो हमें शो नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो हमें शो नहीं करनी है, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा परचेज की हुई है। तो उसको एक तरीके से म्यूचुअल देयता मानते हुए हम कैंसिल करेंगे। म्यूचुअल देयता जितनी भी होती हैं, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जितने भी शेयर होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं, उतनी अमाउंट तक की म्यूचुअल देयता जो होगी वो कैंसिल की जाएगी। बचा हुआ जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से ही शो किया जाएगा। बचा हुआ जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से ही शो किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल जो है वो होल्डिंग कंपनी की, वो हमने होल्डिंग कंपनी की दिखाई है। अदरवाइज सब्सिडरी कंपनी की कोई भी शेयर कैपिटल आप यहाँ नहीं दिखाओगे। सब्सिडरी कंपनी का जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहता है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमें शो करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाना है। सब्सिडरी कंपनी के पास जो होल्डिंग कंपनी के पास शेयर नहीं है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के रूप में बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी ने, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप यहाँ पे शो करोगे। रिजर्व एंड सरप्लस की जहाँ तक बात आती है, कैपिटल रिजर्व जितना भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का दिखाया जाएगा। सब्सिडरी कंपनी का जो भी कैपिटल रिजर्व है वो एज ए परचेज कंसिडरेशन मानते हुए शेयर कैपिटल के साथ ऐड करके हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल सोल्व आउट करोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कैपिटल नेचर के जितने भी प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व जितना भी है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको एक बार होल्डिंग कंपनी का शो करना है। किसी तरह का कैपिटल रिजर्व अगर अक्वायर किया गया है होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी में, वो हमें ऐड कर देना है, और उसमें से गुडविल अगर किसी तरह की है तो वो हमें लेस कर देनी है। सब्सिडरी कंपनी की जो भी गुडविल हम परचेज कर रहे हैं उस गुडविल को हमें लेस कर देना है। तो ये तीन आइटम आपके यहाँ पे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट के अंदर शामिल किए जाएंगे। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों कंपनियों के आप ऐड करके दिखाओगे। एक तो होल्डिंग कंपनी का जितना भी रिजर्व है वो, प्लस सरप्लस में आप दिखाओगे प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी एड शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट का हिस्सा होल्डिंग कंपनी के हिस्से में जितना भी आता है वो हमें ऐड करके दिखाना है। तो ये हमारा सब्सिडरी कंपनी का और होल्डिंग कंपनी का एक तरीके से लायबिलिटी साइड। उसमें आपका थोड़ा सा ये रहेगा कि किसी भी तरह का अनरिलीज प्रॉफिट अगर है तो वो हमें रेवेन्यू प्रॉफिट में से लेस करना है, न कि कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से लेस करना है। अब अनरिलीज प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा? नॉर्मली हमारा जो स्टॉक बेचा गया है होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को, उस स्टॉक में से जो सामान बिना बिका हुआ रहता है, जो अभी तक नहीं बिका है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट रहता है वो हमारा अनरिलीज प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा, और वो प्रॉफिट हमें यहाँ रिवेन्यू प्रॉफिट में से कम कर देना है। केवल और केवल रिवेन्यू प्रॉफिट में से इसको कम करना है, अन्य किसी प्रॉफिट में से कम मत कर देना। नेक्स्ट हमारा आता है करंट लायबिलिटीज। दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे। ऑल कंपनीज किसी भी तरह की करंट लायबिलिटीज हैं दोनों की ऐड करके यहाँ पे दिखाओगे।
इसमें से अगर किसी तरह की म्यूचुअल देयता होती है, म्यूचुअल ओनिंग होती है, जैसे बीआरबीपी है, वो हमें लेस कर देनी है, या क्रेडिटर या डेटर है, म्यूचुअल ओनिंग किसी तरह की अगर रहती है तो वो हमें लेस कर देनी है। अदरवाइज दोनों कंपनियों की जोड़ के आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज शो करनी है। सेम उसी तरीके से आगे एसेट्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी संपत्तियों को आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी संपत्तियों को ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट और गुडविल, गुडविल को भी हमें कई बार कंसीडर करना पड़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट और गुडविल दो चीजों को आप माइंड में रखोगे, बाकी सभी चीजें जो है वो आप जोड़ के दिखाओगे। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जितनी भी हैं दोनों कंपनियों की, इंटेंजिबल एसेट्स जितनी भी हैं दोनों कंपनियों की। अब यहाँ पे आती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल। जो गुडविल हमारी जनरेट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी भी हमारी आती है, या होल्डिंग कंपनी के द्वारा जितना हिस्सा परचेज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं, अब तक तो हमने परचेज कंसिडरेशन के नाम से उसको जाना है, अब तक तो हमने क्या किया है, परचेज कंसिडरेशन के नाम से उसको जाना है। लेकिन यहाँ पे आप उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से स्टडी करोगे उसी चीज को। होल्डिंग कंपनी जितने हिस्से में, जितने रुपए में उस पार्टिकुलर वस्तु को ले रही है या एक कंपनी को परचेज कर रही है, उतने ही शेयर खरीद रही है, वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से जानी जाएगी, और वो आपको यहाँ शो करनी है। गुडविल अगर किसी तरह की जनरेट होती है तो वो हमें यहाँ ऐड कर देनी है। किसी भी तरह की कोई भी गुडविल है, टोटल गुडविल हमें ऐड करनी है। उसमें से अगर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस कम है तो उस कंडीशन में कैपिटल रिजर्व यहाँ से लेस कर दिए जाएंगे। आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर कैपिटल रिजर्व के बैलेंस ज्यादा है, गुडविल की अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में से कैपिटल रिजर्व में से गुडविल लेस की जाएगी। और गुडविल की अमाउंट ज्यादा है, कैपिटल रिजर्व हमारे कम है, तो उस कंडीशन में कैपिटल रिजर्व जो होगा वो लेस किया जाएगा गुडविल में से। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, केवल और केवल जो ये हमारी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में हमारी केवल और केवल होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाओगे, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ ए डिवेंचर ऑफ सब्सिडी। यहाँ पे केवल और केवल जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो हमें शो करनी है। केवल और केवल इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो हमें शो करनी है। डिवेंचर में यानी किसी चीजों में, सॉरी, डिवेंचर या अन्य चीजों में किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, खासकर सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको आप शो नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। सब्सिडरी कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ने कर रखी है वो एक तरीके से म्यूचुअल देयता के रूप में कंसिडर होगी, उसको आप यहाँ शो नहीं करोगे। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी की जितनी भी बचती है बाकी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप शो करो। सब्सिडरी कंपनी में किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट है छोड़ दो, अन्य किसी कंपनी में कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको आप कंसिडर करोगे, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाई जाएगी। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है वो अलग से आपको शो करनी है, वो यहाँ पे आप शो करोगे। किसी भी तरह की अदर करंट एसेट्स रहती हैं दोनों कंपनियों की, वो हमें यहाँ शो करनी है। उनमें से किसी तरह की म्यूचुअल देयता रहती है, जैसे डेटर क्रेडिटर के बारे में मैंने आपको बताया। डेटर हमारी संपत्ति है, क्रेडिटर जो हम वो एक तरीके से लाइबिलिटीज है। सेम इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल और पेबल दोनों में म्यूचुअल ओनिंग हो सकती है, वो हमारी यहाँ पे म्यूचुअल ओनिंग किसी भी तरह की होती है वो हमें लेस कर देनी है, बाकी जो होगा वो सेम जोड़ के दिखाना। ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इन केस ऑफ होली ओन्ड सब्सिडी। अगर दोनों कंपनियां एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी के ऊपर होल्डिंग कंपनी की फुली पावर है, 100% शेयर उसने परचेज कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी के, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे। देखिए, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो होगा वो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो चीज नोटिस करने लायक है मैं साथ साथ बताता रहूंगा, आप उन चीजों को एक तरीके से कंसिडर करते रहिए। यहाँ पे देखिए, शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ रेड 10 इज फुली पेड। एच का मतलब यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है, और एस का मतलब आपको ये माइंड में करके चलना है सब्सिडरी कंपनी। एक नॉर्मली वे में अगर चले तो एच जो है वो होल्डिंग कंपनी है और एस जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। नीचे शायद ये दे भी देगा इसके बारे में। अब ये कहता है शेयर ऑफ रेट 10 इज फुली पेड। होल्डिंग कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, और सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। रिजर्व दे रखे हैं होल्डिंग कंपनी के 6 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटीज दोनों कंपनियों की दी हुई है 1,40,000 रुपए और 1,80,000 रुपए।
उसके बाद यहाँ पे एसेट में हमारे पास देखिए नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 100% शेयर ऑफ एस लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट दे रखी है 100% शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के जो शेयर हैं वो सारे के सारे परचेज कर रखे हैं। किसने? होल्डिंग कंपनी ने। कितने रुपए में? 5 लाख रुपए में। आपको ये यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट किसकी है? होल्डिंग कंपनी की है, 5 लाख रुपए की है। और 100% शेयर परचेज कर रखे हैं किसके? एस लिमिटेड के। एस लिमिटेड के 100% शेयर कितने रुपए के थे? 5 लाख के। 5 लाख के शेयर 5 लाख रुपए में परचेज कर रखे हैं। क्लियर? उसके बाद आता है करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं 22,40,000 रुपए की, और इसकी दे रखी है 5,80,000 रुपए की। दोनों की हमें संपत्तियां दे रखी हैं। उसके बाद ये कहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। अब यहाँ पे म्यूचुअल देता जो रहेगी, इसकी थी शेयर कैपिटल, एस लिमिटेड की तो शेयर कैपिटल, और जो हमारा ये है होल्डिंग कंपनी है एस लिमिटेड, उसकी इन्वेस्टमेंट, दोनों की आपसी म्यूचुअल देयता जो है वो कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो होगा वो सारे के सारी संपत्तियां या दायित्व जो होंगे वो जोड़ के आप शो करोगे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल दिखा रखी है सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की 20 लाख रुपए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की जब बारी आती है तो केवल और केवल होल्डिंग कंपनी के पास रिजर्व थे, सब्सिडरी कंपनी के पास किसी भी तरह का कोई भी रिजर्व नहीं था। देखिए यहाँ पे 6 लाख रुपए केवल और केवल होल्डिंग कंपनी के पास रिजर्व है, सब्सिडरी कंपनी के पास किसी तरह का कोई रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे हमने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिया 6 लाख रुपए का रिजर्व। उसके बाद दोनों को ऐड करके दिखाया 26 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटीज में आ जाइए। करंट लाइबिलिटीज हमारी दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखाओगे 1,40,000 प्लस 80,000, दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारा बनेगा 2,20,000। 2,20,000 रुपए की हमने करंट लाइबिलिटीज दिखा दी। ट्रेड पेबल्स या करंट लाइबिलिटीज जो भी नाम हमारा रहेगा ये दिखाओगे। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट जो थी वो खत्म हो चुकी है क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को होल्ड कर लिया, 100% जो है वो अक्वायर कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो खत्म कर दी जाएगी। फिक्स एसेट्स जो होंगी वो दोनों कंपनियों की आप ऐड करके दिखाओगे। फिक्स एसेट्स हमारी दोनों कंपनियों की कितनी होगी? 27,40,000 प्लस 5,80,000, सॉरी 22,40,000 प्लस 5,80,000, 22 और 5 27,90,000 रुपए की, 27 लाख और एक 28,20,000 रुपए की, सॉरी 28,20,000 रुपए की हमारे पास आ जाएगी टेंजिबल एसेट। 28,20,000 रुपए की हमारे पास आ जाएगी टेंजिबल एसेट। तो ये जो चीजें होंगी ये आपको इस तरीके से शो करनी है। उसके बाद इसके नोट्स दे रखे हैं कि शेयर कैपिटल में क्या क्या दिखाओगे, रिजर्व में हमें क्या दिखाना है, ट्रेड पेबल में हमें दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखा रखे हैं, टेंजिबल एसेट्स जो होंगी वो दोनों कंपनियों की ऐड करके दिखा रखे हैं। ये आपके फुट नोट्स के रूप में रहेंगे। उसके बाद रही बात कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और या कैपिटल रिजर्व की, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यही आपको सोल्व आउट करके देखना है, ठीक है। इसमें अगर हेलो सर, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हो, या म्यूचुअल अर्निंग्स क्या आती है जी? आप चाहो तो कल भी डिस्कस कर सकते हो। हाँ, म्यूचुअल अर्निंग्स क्या आती है?